हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हेडिंग लगाएंगे कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स की बात करें, हम कार्बन के यौगिकों की बात करें तो कार्बन के अपर रूप तो हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिक। और कार्बन के यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक आता है पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला कंपाउंड आता है यहाँ पर जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जब कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है, यानी सफिशिएंट एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो प्राप्त होने वाली गैस को क्या कहा जाता है? CO2 गैस कहते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर, औद्योगिक इकाइयों में इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बात करते हैं, जब कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में, वायु की पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर, वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और जब सीमित मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। ये याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट है, इसी से गड़बड़ हो जाती है। आजकल सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, बारीकियां होती हैं, वो हमें दिखती नहीं है और कई बार अपन स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं। तो वायु की मात्रा में जब इसको जलाया जाए तो फिर क्या प्राप्त होती है? याद रखना, CO2 गैस प्राप्त होती है। कार्बन को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO2 गैस। या हम इसको ये लिख सकते हैं, पर्याप्त मात्रा का मतलब C+O2 इक्वल टू क्या बनी? CO2 गैस का निर्माण हो गया। अगर बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर, औद्योगिक इकाइयों में, तो औद्योगिक इकाइयों में इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करेंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है, क्या बन जाता है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में क्या प्राप्त होता है? तो साथ में प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा, साथ में कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस भी बनती है। CO2 जो गैस है, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जल में अल्प विलेय होती है। महत्वपूर्ण क्रिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम में आती है। हम कहते हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन CO2 एक प्रदूषणकारी गैस नहीं है। CO2 पॉल्यूशन नहीं फैलाती, याद रखना। ये तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उस क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे CO2 और जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन संपूर्ण जीवित कोशिकाओं के श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है। तो CO2 कैसी गैस है? CO2 एक रंगहीन यानी कलरलेस तथा गंधहीन गैस है, ऑर्डरलेस, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, याद रखना। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, याद रखना। 6 CO2 प्लस 12 H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। तो साथ में ऑक्सीजन भी निकलती है जो कि जीवित कोशिकाओं के श्वसन में काम में आती है, यानी CO2 एक महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन समस्या क्या हो रही है दोस्तों, वर्तमान में CO2 की मात्रा बढ़ रही है ज़्यादा और कंजप्शन हो रहा है कम, उपभोग हो रहा है कम, जिसके कारण CO2 की मात्रा वातावरण में लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ने के कारण वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये मुख्य एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है CO2, याद रखना। जो आज वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इसी के कारण बढ़ रहा है। और भी कारण हैं, जैसे हम बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक AC लगा करके हम अपने रूम को तो ठंडा कर सकते हैं, लेकिन वातावरण ठंडा नहीं होता है। एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, CFC, ओजोन। ये सारी गैसें हैं जो कि वातावरण के तापमान को बढ़ाती हैं। CO2 गैस जल में अल्पविलेय होती है, जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, पेय पदार्थों में किया जाता है। तो CO2 जो गैस है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, या इसका यूज पेय पदार्थों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पेय पदार्थों में किया जाता है। कार्बोनिक एसिड का निर्माण ये करती हैं। वर्तमान में जनसंख्या बढ़ने और पेड़ पौधों की संख्या घटने के कारण CO2 की जो मात्रा है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। CO2 की मात्रा लगातार इंक्रीज हो रही है क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, रिहायशी इलाके बढ़ रहे हैं। आज जहां पर पहले पेड़ पौधे थे वहां पर काट करके बस्तियां बसना चालू हो गई हैं, रिहायशी इलाका हो चुका है, कॉलोनियां कट चुकी हैं। आज जहां पर हम हैं, आज बरसों पूर्व अब अपन देखें 20, 25, 30 साल पहले तो यहाँ पर घने जंगल थे, पेड़ पौधे ज़्यादा थे, बहुत कम आबादी थी। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं और घर रिहायशी इलाका बहुत बढ़ रहा है। इसका मतलब पेड़ पौधों की कटाई भी इसका एक मेन कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, वातावरण के टेम्परेचर को कम करने के लिए अधिक से अधिक हरे पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप देखते हो कई बार जंगलों में आग लग जाती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जल जाते हैं। समुद्रों का जो बर्फ पिघलती है वो बर्फ पिघल जाती है। जो ऐसे शहर जो समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं उनको तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बर्फ जब हिमखंड पिघलेंगे तो पानी कहाँ आएगा दोस्तों? शहरों में आएगा। इसलिए बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए मैक्सिमम पेड़ पौधों का यूज करना चाहिए। तो CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है? वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें होती हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में, फिर से आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग गैसेज RAS में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो सबसे पहली तो एक गैस आती है CO2। ये मुख्य गैस है। हालांकि CO2 से भी ज़्यादा यदि अपन बात करें तो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर। गैसों के रूप में याद रखना CO2 होगी, वैसे होती है वाटर वेपर। और फिर बात करें तो CO2 गैस होती है। CO2 गैस के बाद बात करें अपन तो एक CH4 मीथेन, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, याद रखना। मीथेन के अलावा अपन बात करें तो एक आती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये लाफिंग गैस के रूप में भी काम में आती है और ये ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, याद रखना। इसके अलावा अपन बात करें तो O3 ओजोन, ये भी गैस है। और एक आते हैं इसमें CFC, जिसको बोलते हैं
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें हैं जो कि वातावरण के तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। इन्हें ग्लोबल वार्मिंग गैसेज के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अधिक से अधिक हरे पेड़ पौधे लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु क्या करें? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं। यही एक बेस्ट तरीका है जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। CO2 का यूज और कहां करते हैं? CO2 का यूज दोस्तों आग बुझाने में भी किया जाता है, अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है। CO2 का यूज जो होता है वो अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में आग बुझाने में किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में आग बुझाने में किया जाता है। दूसरा अपन बात करें तो CO2 का जब टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो यह ठोस अवस्था में बदल जाती है, जिसे कहा जाता है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। CO2 का टेम्परेचर कम करने पर यह शुष्क अवस्था में आ जाती है, यह ठोस अवस्था में आ जाती है, सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाती है। और ठोस अवस्था को कहा जाता है यहां पर ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं या इसको ड्राई आइस कहते हैं। और इसका यूज कहां किया जाता है? इसका यूज किया जाता है प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में। इसका यूज कहां होता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है, कूलेंट के रूप में किया जाता है। ये शुष्क बर्फ जो होती है ना, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, याद रखना, सब्लिमेशन। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। सब्लिमेशन का गुण होता है। क्या होता है सब्लिमेशन? सॉलिड स्टेट में गर्म करो, लिक्विड में चेंज नहीं हो, सीधा गैसियस स्टेट प्राप्त हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं, याद रखना, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। वैसे एक बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन और सुने ध्यान से, मैं लिख देता हूं इसका। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सॉलिड टू गैस, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जिसमें ऑप्शन था, आंसर माना था मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी गतिविधियों के कारण ही वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने बहुत गर्मी कर रखी है। गर्मी भगवान ने नहीं कर रखी, गर्मी एक्चुअली हमने कर रखी है। एसी का यूज हम करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन, जैसे संगमरमर मार्बल से मीथेन गैस निकलती है। जानवर जंतु हम पालते हैं, जानवरों के जुगाली करने से मीथेन गैस निकलती है। गोबर गैस जो होती है मीथेन, वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। इसके अलावा हम बात करें CO2 का उत्पादन हम लोग करते हैं, N2O का यूज हम करते हैं। यानी कहने का मतलब है ऑलमोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनके कारण वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर जो माना गया था दोस्तों, वो आंसर क्या था? मानवीय गतिविधियां। क्या माना गया था? मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां, ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है दोस्तों? मेन कारण है, याद रखना। ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? मेन कारण है। तो ये हमारी पहली गैस जो हुई है वो है CO2। CO2 जब रोटी बनती है ना, तो रोटी फूलती है, वो भी किस गैस की वजह से फूलती है? CO2 गैस की वजह से ही फूलती है। अगला जो यौगिक आता है हमारा, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड, जिसका प्रतीक होता है CO। क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की यदि हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्राप्त होगी? जब कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है। जब कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर, जब कार्बन को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाए,
प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन क्वांटिटी, वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर, औद्योगिक इकाइयों में, तो औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इसे कोक होता है, उस कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। कोक पर स्टीम फ्लो करते हैं और कोक पर जब स्टीम फ्लो की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्राप्त होती ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है और इन दोनों गैसों के मिश्रण को कहा जाता है वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस या जल गैस कहते हैं, या इसको भाप अंगार गैस कहते हैं। और भाप अंगार गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। यदि भाप के स्थान पर हम वायु का प्रयोग करें, भाप के स्थान पर किसका यूज करें? वायु प्रवाहित करें। स्टीम के स्थान पर यदि हम एयर फ्लो करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्राप्त होती ही है, साथ में कौन सी गैस प्राप्त होगी? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। और इन दोनों गैसों का जो मिश्रण है उसको कहा जाता है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस, या इसको कहते हैं वायु अंगार गैस। क्या बोलते हैं इसको? वायु अंगार गैस कहते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दोनों गैसों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हानिकारक गैस होती है बॉडी के लिए। याद रखना, CO2 हानिकारक नहीं होती है, वो वातावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन CO गैस याद रखना रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। रंगहीन बोले तो कलरलेस होती है, गंधहीन होती है, ऑर्डरलेस होती है तथा शरीर के लिए हानिकारक होती है। शरीर के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है, हार्मफुल गैस है, शरीर के लिए हानिकारक गैस है। क्यों है हानिकारक? ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। किससे क्रिया करके? ये हीमोग्लोबिन से। अगर अपन बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये किससे क्रिया करेगी? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी भट्टी जला करके नहीं सोना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, जिस कोई व्यक्ति बाहर बीड़ी सिगरेट पी रहा है तुरंत हमें स्मेल आ जाती है। तुरंत स्मेल आने का मतलब ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में लग चुका है। हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की परिवहन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा मोहब्बत करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। एक तरीके से ये मानो, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ये मानो अरेंज मैरिज है। जैसे उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है पहले वाली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाने से क्या हो जाती है? व्यक्ति की दम घुट करके मृत्यु तक भी हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 220 गुना ज्यादा होती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हानिकारक होता है, याद रखना, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में, आ चुका है क्वेश्चन ये, ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 220 मल्टीप्लाई 220 गुना क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी, कोयला, अंगीठी यानी भट्टी, अंगीठी जलाने पर दम घुटता है तथा डेथ तक भी हो सकती है। कई बार हर सर्दियों में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं
सर्दियों में कई बार लोग कमरा बंद करके, यदि कमरे में रोशनदान भी नहीं है तो एयर तो वैसे ही कम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वैसे ही कम है। जब कोयले का दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है, हमारी बॉडी में जाती है, सांस, दम घुटता है। कई बार आप कोयले के सामने मुंह लेके जाना, आपको खुद को लगेगा कि यार मेरा दम घुट रहा है। तो सोचो यदि पूरे हमारे कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी बढ़ जाए कि हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो व्यक्ति का दम घुट करके मृत्यु भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दम घुटा हुआ है, मरा नहीं है, तो उसको होश में लाने के लिए एक मिश्रण सुंघाया जाता है जिसका नाम है कार्बोजेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में लाने के लिए, पुनः होश में लाने हेतु एक मिश्रण सुंघाया जाता है जिसका नाम है कार्बोजेन। क्या नाम है? कार्बोजेन मिश्रण का यूज किया जाता है। इस कार्बोजेन मिश्रण में क्या होती है? इसमें मेनली 85% तो होती है O2 और 15% क्या होती है? CO2। ये मिश्रण सुंघाने के बाद उसको पुनः होश में लाया जा सकता है। तो O2 CO2 का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। तो CO से पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में लाने के लिए कार्बोजेन मिश्रण का यूज किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण था, याद रखना, दूसरा यौगिक जिसका नाम क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड था। क्या नाम था दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी इसके कई सारे यौगिक हैं, जैसे एक यौगिक आता है एथिलीन, C2H2 फॉर्मूला होता है। एथिलीन जो होता है, एथिलीन का उपयोग कहाँ होता है? तो एथिलीन का उपयोग दोस्तों एक रंगहीन गैस है, लहसुन जैसी गंध आती है, फलों को पकाने में काम में आती है। ये रंगहीन गैस है, ये भी कलरलेस गैस है ये भी, और फलों को पकाने में काम में आती है। फलों को पकाने में उपयोगी है, उसका नाम क्या है? एथिलीन है। ये भी कार्बन का एक यौगिक है। एक क्लोरोफार्म यौगिक आता है, क्लोरोफार्म CHCl3। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज बेहोशी के रूप में करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? बेहोशी के रूप में किया जाता है, एनीस्थीसिया के रूप में। किसका यूज किया जाता है? याद रखना, तो क्लोरोफार्म का यूज किया जाता है। एक इससे भी अच्छा निश्चेतक माना जाता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर ये भी कार्बन का एक यौगिक है। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। इससे व्यक्ति लंबे समय के लिए बेहोश होता है। क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। क्लोरोफार्म से अच्छा निश्चेतक होता है, अच्छा एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमारा समय हो चुका है क्लास का, तो आज अपन इतना सा ही पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। बाकी इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है थोड़ा सा इसमें, वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।